हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। और मैं किशन सिंह, आपका दोस्त, आपका टीचर, आपका मेंटर इस करंट अफेयर्स के क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे जो है आजकल जो है हमारा जो एक नया कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ है, हमारे आईसीएसआई ने नया कोर्स इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, यानी सी सीट, यानी CSEET, आप सी सीट भी कह सकते हो इसको। आईसीएसआई ने कोर्स इंट्रोड्यूस किया है। सीएस जो पहले फाउंडेशन होता था, उस फाउंडेशन प्रोग्राम की जगह उन्होंने सी सीट कर दिया है। तो इसमें जो है सिलेबस का चेंज हुआ है और उसमें एक नया टॉपिक आया जिसका नाम है करंट अफेयर्स। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाऊंगा बेटा करंट अफेयर्स, और पढ़ेंगे बहुत मजा आएगा। और इसमें बहुत चीजें मैं आपको बताऊंगा कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या चीजें पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। माई सेल्फ इंजीनियर किशन सिंह, आई वेलकम यू ऑल। सो लेट्स गो अहेड, हम अपने सिलेबस के आगे चलते हैं। हम आगे देखते हैं कि इसमें और हमें क्या क्या चीजें सीखनी है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि ये जो कोर्स है सी सीट का, ये एक्चुअल में है क्या। तो मैं इंट्रोडक्शन की मैं बात करूंगा बेटा, कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको देखो। हमें पता है कि आईसीएसआई ने जो है सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट यानी सी सीट इन प्लेस ऑफ क्या फाउंडेशन प्रोग्राम की जगह उसने लिया है। ये जो रिप्लेस किया है फाउंडेशन प्रोग्राम को सी सीट से। और इसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें, जैसे यहाँ पे लोग बोला था कि 3 फरवरी 2020 से जो सी सीट इज द ओनली क्वालिफाइंग एंट्रेंस टेस्ट फॉर रजिस्ट्रेशन टू द सीए प्रोग्राम, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि सी सीट इज द ओनली क्वालिफाइंग एंट्रेंस टेस्ट फॉर रजिस्ट्रेशन टू द सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। तो हमें ध्यान रखना है कि आगे से हमें सिर्फ सी सीट के थ्रू ही सीएस एग्जीक्यूटिव में एडमिशन मिलेगा। तो हमारे यहाँ पे एक छोटा सा मैसेज है आईसीएसआई के प्रेसिडेंट की तरफ से। तो इसमें हमें बहुत सारी चीजें पता लग जाएंगी इंट्रोडक्शन में। हमें एक मैं इस वीडियो को प्ले करूंगा और आप देखिए हमारे इस मैसेज में वो हमें क्या बताना चाहते हैं। ओके, चलिए बेटा, तो इस वीडियो को जो है हम प्ले करते हैं ताकि आपको दिखेगा कि इस वीडियो में एक्चुअल में क्या ये कहना चाहते हैं। Hello friends, Namaskar दोस्तों. I wish you all the best for your exams of 12th and graduations. Friends, after completion of your exams, you can join the company secretary course. Now there is a slight change in the syllabus and the pattern. अभी 3 फरवरी के बाद CSEET, CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है. बाकी की जो दोनों स्ट्रीम है एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल, वो एज इट इज कंटिन्यू रहेगी. Any student who want to join the CS, they have to appear on the CSEET after 12th or after graduation. This is very simple exams. This exam will continue throughout the year. Registration you can do it throughout the years. पूरे साल ये रजिस्ट्रेशन चालू रहेगा और साल में 4 बार एग्जाम. पहली बार जो एग्जाम होगी वो मई 2020 में. 120 मिनट का ये पेपर होगा. 15 मिनट एक्स्ट्रा आपको वॉइस वाइज के मिलेंगे. 135 मिनट में 200 मार्क्स का ये टोटल क्वेश्चन. 50 मार्क्स आपके एग्रीगेट हैं और 40% इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपको क्लियर करना है. ये एग्जाम यदि आप देते हैं, क्लियर कर लेते हैं, तो आप डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव में आ जाएंगे, जिसमें एग्जीक्यूटिव के पेपर्स और प्रोफेशनल के पेपर्स क्लियर करने के बाद आप सीएस बनते हैं. ट्रेनिंग में भी थोड़ा सा हमने चेंज किया है. अब जो ट्रेनिंग है वो 24 मंथ्स की होगी. सो आफ्टर कंप्लीशन of this 24 months training, which is 1 month training, then 21 months training with the practicing CS or the company, and 2 months residential training of CITP. Then you will be able to complete your CS. So I wish you all the best again, and I invite you all to join this CS course. Thank you so much. All the best. तो जैसा कि देखा आपने बेटा, यहाँ पे आईसीएसआई के हमारे प्रेसिडेंट जो हैं Hello रेस्पेक्टेड friends. सीएस आशीष गर्ग सर, उन्होंने बहुत सारी चीजें आपको बताई। 2 मिनट के अंदर बहुत सारी चीजें आपको बता दी। फिर भी कुछ अगर आपके क्वेश्चन रह गए तो मैं यहाँ पे फटाफट जैसे क्लियर करेंगे, उसके बाद मैं सीधा अपने सिलेबस और कंटेंट पे चलूंगा। तो जैसे आपके कुछ क्वेश्चन होते हैं, लाइक सबसे पहला कि क्या क्या सब्जेक्ट कवर है हमारे सी सीट में। तो 4 सब्जेक्ट हैं बेटा। वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो आप यहाँ पे
देख सकते हैं 4 सब्जेक्ट है बेटा। सबसे पहला आपका बिजनेस कम्युनिकेशन, देन आपका है लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, उसके बाद है आपका इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, और फोर्थ में आपका करंट अफेयर्स, और इसमें सेकंड पार्ट है वाइवा। तो वाइवा आपका 15 मार्क्स का होगा, जो जिसको हम प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं। तो 4 सब्जेक्ट हैं बेसिकली, और पैटर्न या फिर मोड क्या होगा, तो बेसिकली ये एक ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और ये 200 नंबर का टेस्ट होगा बेटा, जिसमें आपके एमसीक्यू आएंगे, ऑडियो क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स, या फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कुछ भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, जैसा कि उन्होंने बताया कि 50% एग्रीगेट और मिनिमम 40% हर सब्जेक्ट में आपको लाना होगा इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। और ये टेस्ट कितने टाइम का होगा, तो एक 135 मिनट्स का टेस्ट होगा, जिसमें से 120 मिनट यानी 2 घंटे आपको एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए मिलेंगे, और 15 मिनट का आपका वाइवा होगा। तो टोटल 135 मिनट का ड्यूरेशन होगा। क्या यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग है, तो बेटा यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, आपके लिए प्लस पॉइंट भी है, और ये एक गड़बड़ पॉइंट भी है, क्योंकि आप तुक्के जो बहुत ज्यादा मारोगे, जानबूझ कर पढ़ाई नहीं करोगे, तो ऐसा नहीं करना। हमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें उसका फायदा उठाना है, ठीक है। फायदा हम उठा सकते हैं, लेकिन लॉजिक से, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। क्लियर। और क्या करें, देखो सब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि वाइवा जो है वो क्या, पेपर नंबर 4 यानी जो हमारा करंट अफेयर्स और जो वाला क्वेश्चन है, इसका क्या वाइवा एक पार्ट है। तो ये देखो, हाँ बेटा, इसका जो है एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा 20 नंबर का, उसके 50 नंबर में से, ठीक है। और जो वाइवा है वो एक 15 मिनट का 30 नंबर का वाइवा होगा। तो बेसिकली 50 नंबर का पेपर नंबर 4 है। पेपर नंबर 4 कितने नंबर का है, 50 नंबर का, 50 मार्क्स का, जिसमें से आपका 15 नंबर, सॉरी 20 नंबर का आपका करंट अफेयर्स है, और 30 नंबर का आपका वाइवा है। तो कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके मैंने क्लियर किए, और इसके बाद भी बहुत सारी चीजें, और जैसे पैटर्न हमने अभी देखा, उन्होंने बताया था कि ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट होगा, और ओरल कम्युनिकेशन स्किल को भी टेस्ट होगा। 4 पेपर होंगे, बहुत सारी चीजें हमने देखी थी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि या बेटा यहाँ पे हमारा जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या क्या है। देखो, हमने अभी पढ़ा 120 मिनट्स ड्यूरेशन का कोर्स होगा ये, मतलब 120 मिनट लाइक आपका 2 घंटे का होगा। और इसमें देखो बिजनेस कम्युनिकेशन, हमें बेसिकली यहाँ पे पढ़ना है करंट अफेयर्स। क्या पढ़ना है बेटा, करंट अफेयर्स पढ़ना है। तो करंट अफेयर्स बेसिकली ये हमारा ओरिजिनल सब्जेक्ट है जो हमें पढ़ना है, मैं आपको पढ़ाऊंगा। और इसमें जो है आपका 15 क्वेश्चन आएंगे, जिनके मार्क्स कितने होंगे, 20 मार्क्स। और 15 क्वेश्चन के 20 मार्क्स किस तरह से डिवाइडेड होंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 एमसीक्यू आएंगे 2 मार्क्स के, और उसके बाद आपके पास 10 एमसीक्यू आएंगे 1 मार्क्स के। तो 15 क्वेश्चन होंगे, जिसके मार्क्स कितने हो जाएंगे बेटा, आपके 20 मार्क्स हो जाएंगे। क्लियर। और इसके बाद आपका आएगा बेटा वाइवा। तो वाइवा जो है आपका वो होगा 30 मार्क्स का, जो एक या तो एग्जाम के साथ में ही ले लिया जाएगा, या फिर आपको कम्युनिकेट करके बताया जाएगा कि कब है आपका वाइवा और कहां पे है, कैसे, वो एआई के थ्रू होगा। तो ये था आपका पैटर्न, और कुछ किस तरह से एग्जाम होगा आपका। नेक्स्ट हम आते हैं अपने सिलेबस पे, जो हमारा मेन चीज है कि किसी भी चीज को पढ़ने से पहले हमें सिलेबस जानना जरूरी होता है। बिना सिलेबस के अगर हम घर से बाहर निकल गया मैं, और मुझे यही नहीं पता कि कहां जाऊं, तो फिर मुझे कुछ आइडिया नहीं है ना। तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले इसका सिलेबस जानना बहुत जरूरी होता है बेटा। तो सिलेबस हम जानेंगे, सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है, पेपर नंबर 4 करंट अफेयर्स, प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, इसमें वाइवा है आपका। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये पेपर क्यों लिया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला, टू टेस्ट द अवेयरनेस ऑफ कैंडिडेट्स विद रेफरेंस टू करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। हमें जो भी कैंडिडेट एग्जाम देने जा रहा है, सीएस बनने जा रहा है, उसको पता होना चाहिए कि देश में, पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में चल क्या रहा है। तुम यहाँ पे रहते हो, तुम्हें आसपास की चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि आसपास क्या चल रहा है। पॉलिटिक्स में कुछ बॉडीज हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं, कुछ साइंस है, टेक्नोलॉजी है, मेडिसिन है, फाइनेंस है, मार्केट है, हर तरह की एरिया में क्या क्या नई नई चीजें आ रही हैं, क्या इश्यूज हैं, और क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कौन से मीटिंग्स हो रही हैं, वो सारी आपको पता होनी चाहिए। तो इस नॉलेज को टेस्ट करने के लिए। दूसरा, टू टेस्ट द लिसनिंग एंड राइटिंग स्किल्स ऑफ द कैंडिडेट, दिस इज फॉर द वाइवा, ठीक है। तो यहां पे टोटल 50 मार्क्स का है, जिसमें से पार्ट 1 करंट अफेयर्स जो हम इसमें पढ़ेंगे 20 मार्क्स का है, और नेक्स्ट आपका पार्ट बी प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स यानी वाइवा आपका 30 मार्क्स का है। तो जो हमारा 20 मार्क्स का करंट अफेयर्स है, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है। तो वो हमें देखना है कि पार्ट 1 करंट अफेयर्स 20 मार्क्स का जो, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले देखो, करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रिलेटिंग टू किस किस से। सबसे पहला, इंटरनेशनल बॉडीज लाइक आसियान, जिसको आप एशियन भी कह सकते हो अपनी देसी भाषा में, आसियान, ब्रिक्स, सार्क, G20, बिम्स्टेक, और ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बॉडीज हैं, जिनके बारे में हमें पढ़ना है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशंस लाइक आरबीआई, सबको पता होगा, नाबार्ड एक नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है, सीसीआई
आईबीबीआई, आईएमएफ, ओईसीडी, एडीबी, वर्ल्ड बैंक, ये सारी चीजें, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये सारी चीजें हम देखेंगे कि क्या क्या होता है, इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। नेक्स्ट, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, कौन कौन से मीटिंग्स हो रही है, समिट्स हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं। उसके बाद द करंट डेवलपमेंट इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, डिजिटल बैंकिंग, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, फाइनेंशियल इंक्लूजन, क्या क्या हो रहा है। लाइक जब अभी जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था उस टाइम पे भीम ऐप इंट्रोड्यूस हुआ था, तो हमें उस टाइम का करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना, हमें लेटेस्ट इनोवेशंस पढ़ने हैं कि लेटेस्ट बैंकिंग में क्या चल रहा है, ठीक है। उसके बाद हमें पढ़ना है जैसे करंट डेवलपमेंट इन स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, किधर से चल रहा है। फिर रिसेंट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स पास्ड बाय सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया, मतलब कि इंडिया में जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स पास किए हैं जिससे बहुत बड़ा चेंज हुआ है अपने देश में, तो उसको भी हमें जानना जरूरी है। नेक्स्ट, करंट अफेयर्स रिलेटेड टू सीएस इंस्टीट्यूट या फिर प्रोफेशनल एंड रेगुलेटरी बॉडीज, मतलब सीएस इंस्टीट्यूट क्या करने वाला है, और या फिर उसके कुछ प्रेस रिलीज है, कुछ उससे रिलेटेड न्यूज है, क्योंकि आप सीएस बनने जा रहे हो तो आपको सीएस के बारे में तो पता ही होना चाहिए, ऑब्वियसली, ये तो कॉमन सेंस है यार। नेक्स्ट, करंट अपडेट्स ऑन एनवायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे आपको पता है कि कोविड की वजह से, इस कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है, लॉकडाउन में क्लाइमेट का क्या चेंज हो रहा है, क्लाइमेट कैसे अपने आप को हील कर रहा है, नदियां जो है साफ होने लग गई हैं, पोल्यूशन कम हुआ है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, जो चिड़िया गायब होने के वर्ष पे थी वो भी अब दिखने चहकने लग गई है, तो ये सारी चीजें मतलब कुछ पता होनी चाहिए बेटा आपको। साइंस और टेक्नोलॉजी, आईटी, कंप्यूटर और स्पेस साइंस में लाइक इसरो, डीआरडीओ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो स्पेस मिशन है या फिर नासा है या फिर स्पेस एक्स जो एलन मस्क की कंपनी है, उनके क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं और कैसे वो लॉन्च करने वाले हैं। हमारा जो मून मिशन है, हमारा मार्स मिशन है इसरो का, डीआरडीओ का, वो सारी चीजें आईटी कंप्यूटर्स के बारे में सब आपको जो है नॉलेज होना चाहिए। बताया था ना मैंने आपको, करंट अफेयर्स का मतलब क्या है कि आपके हर तरह के, आपके आसपास चारों तरफ क्या हो रहा है, कहां कुछ भी हो रहा है। हाँ, ये नहीं कि पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है वो नहीं देखना, ठीक है। पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, उसका बच्चा वो जो है कुछ वो चोरी कर लिया है फिर उसने पीट दिया, ये सब नहीं पढ़ना हमें, क्लियर। मतलब आप जब अखबार पढ़ते हो तो अखबार में सबसे पहले लोग पता है क्या पढ़ते हैं, ये प्रेमी प्रेमिका को लेके भाग गया। भाई ये सब पेपर में नहीं आएगा, पेपर में आएगा नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। यहां पे लिखा हुआ है बेटा कि वो न्यूज जो नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की हो वही आएगी, ठीक है। तो आपके घर वाली न्यूज नहीं आएगी। नेक्स्ट, कमिटीज एंड अपॉइंटमेंट्स, लाइक कभी कोई कोई चेयरमैन बना होगा, कोई गवर्नर बना होगा, कोई नया कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंट हुआ होगा, तो उसके बारे में भी हमें जानना जरूरी है। आर्ट एंड कल्चर में जो है, उसके बाद आपका बुक्स एंड ऑथर्स, कोई नई बुक रिलीज हुई है, किसने लिखा है, कहाँ, मतलब उस बुक में बेसिकली है किस बारे में। लाइक नरेंद्र मोदी जी ने भी एक दो बुक्स लिखी हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, लाइक हमारे पास, हमें पता है इंडिया में बहुत सारे अवार्ड होते हैं, जैसे अपने पद्म भूषण अवार्ड होते हैं, लाइक अपना परमवीर चक्र होता है, अर्जुना अवार्ड होता है। ये किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, क्यों दिए जाते हैं, किसको दिए जाते हैं। फिर स्पोर्ट्स के बारे में, लाइक स्पोर्ट्स के बारे में तो सबका इंटरेस्ट होता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस में होता है, क्रिकेट में होता है। सिर्फ क्रिकेट नहीं, हमें हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल, इन सब में भी देखना है। नेक्स्ट, करंट पॉलिटिकल सिनेरियो क्या चल रहा है आपका। आपको पता है कि महाराष्ट्र में वो कोई साधुओं पे अटैक हो गया है, फिर बीजेपी और कांग्रेस और ये सारा कुछ आप सबको पता है कैसे क्या चलता रहता है। यूपी में कभी कुछ भी होता रहता है, दिल्ली में कुछ होता रहता है, तो लाइक ये पॉलिटिकल सिनेरियो चलता रहता है, तो इसमें जो है आपको पढ़ना जरूरी है। इनिशिएटिव स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट ने क्या नई नई स्कीम लॉन्च की, लाइक मोदी की जो है स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला योजना, जिसमें वो सिलेंडर बांटते हैं, और फिर उसके बाद ये आपका डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, बहुत सारे स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट के, जो हमें जाननी चाहिए। और इस बजट में क्या क्या और स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, जैसे गोवर्धन योजना है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। बहुत सारी और योजनाएं हैं। लैंग्वेज एंड नेशनल सिंबल्स, लाइक हमारे इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, उसमें भी कुछ लैंग्वेजेस हैं, तो उसको ज्यादा महत्व नहीं देना, हमें बेसिकली इस इंटरनेशनल लेवल पे कि किस देश की क्या लैंग्वेज है और क्या नेशनल सिंबल है वो भी जानना जरूरी है। इंडिया का तो हमें बेसिकली पता ही होता है। गवर्नेंस एंड एथिक्स के बारे में हमें पढ़ना है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, क्या चल रहा है इंटरनेशनल लेवल पे अभी। लाइक इंडिया से कुछ मेडिसिन सप्लाई हो रही है, तो पहले इंडिया ने अमेरिका को मना कर दिया था, फिर अमेरिका ने कुछ बोला, फिर इंडिया ने उसको मेडिसिन भेजी, तो ये सारा कुछ जो है ये देखना जरूरी होता है हमें। बहुत सारी चीजें हैं, तो ये हमारा पूरा सिलेबस था। अब आप एक बात बताओ, इतना बड़ा सिलेबस है, क्लियर, इतना बड़ा सिलेबस है, इतने बड़े सिलेबस को जो है आपको मतलब 20 नंबर के लिए पढ़ना है। आप बोलोगे सर ये तो बहुत ज्यादा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं बेटा, हम पढ़ेंगे सब कुछ। और एक बात याद रख लेना, आपका जो ना टारगेट होना चाहिए बेटा, याद रखना, आपका जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 20 आउट ऑफ 20। मैं लिख के देता हूं, अगर आप मेरे साथ पढ़ोगे तो 20 आउट ऑफ 20 आपको लाना ही लाना है। ये आप मतलब बांध के रख लो, जितना बोलूंगा उतना करना है, जैसे बोलूंगा वैसे करना है। आज इंट्रोडक्शन क्लास है,
जितना बताऊंगा उतना समझ लेना। आगे क्लास में, हर क्लास में मैं कुछ कुछ टिप्स आपको बताता रहूंगा, क्योंकि होता क्या है ना कि बहुत पहली क्लास में ही सारी चीजें बता देने पे ना, मतलब ठीक है बच्चा पहली क्लास में देखता है, सीखता है, समझता है, फिर भूल जाता है कि सर ने कुछ बताया था, बस वो याद नहीं रखता है। तो डेली अगर मैं डोज देता रहूंगा हर क्लास में, तो आपको याद रहेगा कि हाँ ऐसे ऐसे करना है। तो डेली एक एक चीज बताऊंगा कि कैसे करना है, ऐसे करना है, तो फिर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाओगे। तो टारगेट आपका बेटा 20 मार्क्स होना चाहिए, 20 आउट ऑफ 20, एक भी मार्क्स इसमें से कम नहीं होना चाहिए। और करंट अफेयर्स हमें, देखो टॉपिक्स बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन हम पढ़ेंगे वही जितना हमें आएगा, जितना हमें काम है, रिक्वायरमेंट है, क्योंकि 20 मार्क्स का है, 20 मार्क्स के हिसाब से ही पढ़ेंगे और 20 मार्क्स पूरे लेके आएंगे, ये बात याद रख लेना, ठीक है। तो ये चीज बस आप याद रख लेना। नेक्स्ट चलते हैं आगे बेटा हम। तो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं, टॉपिक नंबर 1 जिसका नाम है इंटरनेशनल बॉडीज। तो सबसे पहले इंटरनेशनल बॉडीज में देखो, अगर आप आईसीएसआई का स्टडी मटेरियल देखोगे ना, तो उसमें उन्होंने आईएमएफ के बारे में दिया हुआ है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में दिया हुआ है, लेकिन हम उसके बारे में ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे, बिकॉज दैट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल बॉडी नहीं है। तो इंटरनेशनल बॉडी की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, एशियन। क्लियर। तो याद रखना बेटा, ये जो एशियन है ना, इसका फुल फॉर्म क्या है, ए फॉर एसोसिएशन, ठीक है, एस एस फॉर साउथ ईस्ट, और फिर ए फॉर एशियन, और एन फॉर नेशंस। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। अब ये है क्या, सबसे पहले तो इसका लोगो देखते हैं कि लोगो देखो, इसका ये लोगो है, इस तरह का दिखता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस लिखा होता है, साथ में ये ऐसे करके कुछ देसी भाषा में कहे तो ओखली सा बना हुआ है, उसके नीचे आसियान लिखा हुआ बेसिकली, ठीक है। आप एशियन आसियान जो भी बोल लो, इंडिया है, सब चलता है। क्लियर। चलिए, तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो कह रहा है कि द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस और आसियान वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 8 अगस्त 1967, एंड बाय डिफॉल्ट माय बर्थ डेट इज 8 अगस्त। ओके। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि बट 1967 में नहीं पैदा हुआ था, ठीक है, उसके बहुत बाद पैदा हुआ हूं। लेकिन ये कब बना था बेटा, 8 अगस्त 1967 में बना था। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके नोट करने के लिए, आप ये नोट करके रखोगे, ठीक है। देखो जितनी चीजें नोट करने को बोलूंगा ना, वो नोट जरूर करना बेटा, ठीक है। और रिवीजन जरूरी होती है डेली बेसिस पे, वो चीज भी हमें ध्यान में देना है। तो सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी एशियन के बारे में। और सबसे पहली बात आई है, स्टैब्लिश कब हुआ था, 8 अगस्त 1967 में। अब कहां पे हुआ था, तो याद रख लेना, ये बैंकॉक थाईलैंड में। देखो थाईलैंड बहुत अच्छी जगह है ना, सब लोग सोचते हैं भाई वहां जाएंगे, जाके बस वहां पे एक बार तो बस मस्त घूम के आना है ना। तो ये बस याद रखना कि एशियन जो है, कहां पे सबसे अच्छी जगह जो आपके घूमने की जगह, बैंकॉक यानी थाईलैंड में, ठीक है। विद द साइनिंग ऑफ एशियन डिक्लेरेशन, जिसे हम बैंकॉक डिक्लेरेशन भी कहते हैं। अब फाउंडिंग फादर्स का मतलब क्या है कि सबसे पहले कौन कौन ने मिलकर बनाया था इसको, तो ये 5 लोग थे जिन्होंने मिलकर बनाया था। देखो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, ठीक है। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, 5 लोगों ने मिलकर जो है इसको बनाया था। इतनी चीज क्लियर। तो वो 5 कौन कौन से हैं बेटा आपके, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ठीक है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, IMPST, ठीक है। मतलब इंपॉर्टेंट को IMP लिखते हो ना, इंपॉर्टेंट को आप क्या लिखते हो, IMP। तो यहां पे कैसे याद कर सकते हो बेटा, IMPST। क्लियर। चलो, तो IMPST का मतलब कि इंडोनेशिया, देखो IMPST, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। तो IMPST इम्स्ट याद रख लो, 5 लोग थे जो इसके फाउंडर फादर्स थे। इसके बाद इसमें बहुत सारे और जुड़े, कौन कौन से जुड़े, देखो ब्रुनाई दारुसलम, कब ज्वाइन किया इसने, 7 जनवरी 1984। देखो ये इनके डेट्स हमें ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, और बस हमें इतना आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या याद रखने की जरूरत है। सबसे पहला कब फाउंड हुआ था, फाउंडर फादर्स कौन से थे, IMPST, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। क्लियर। इसके बाद 5 लोगों ने और ज्वाइन किया, ब्रुनाई दारुसलाम 7 जनवरी 1984 को, वियतनाम 28 जुलाई 1995 को, लाओ पीडीआर, जिसे आप लाओस भी कहते हो, पीडीआर का मतलब होता है पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। तो उसने कब, और म्यांमार, उन दोनों ने कब ज्वाइन किया था, 23 जुलाई 1997 को। और कंबोडिया ने कब ज्वाइन किया था, 30 अप्रैल 1999 को। तो फाइनली इन 5 के ज्वाइन करने के बाद 5 पहले थे और ये 5 बाद में आए, तो टोटल कितने मेंबर्स बन गए बेटा, 10। टोटल कितने मेंबर्स बन गए, 10 मेंबर्स बन गए आपके आसियान का जो है आपका बॉडी है, इंटरनेशनल बॉडी है। तो अभी कितने मेंबर्स है, 10। सबसे पहली बात क्या क्या सीखा इस स्लाइड में हमने, पहला स्टैब्लिश कब हुआ था, मेरे बर्थडे वाले दिन 8 अगस्त, लेकिन ईयर कौन सा था, 1967।
फाउंडर फादर्स कौन कौन से थे? IMPST इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइंस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। अच्छा, कहां पे हुआ था? बैंकॉक, थाईलैंड में। क्लियर। चलो, इसके बाद 5 लोगों ने और ज्वाइन किया था, वो कौन कौन थे? ब्रुनाई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। इनके नाम मैं आपको याद कराऊंगा, उसकी भी ट्रिक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो इसका एम क्या है और पर्पस क्या है? तो इसके देखो, एम और पर्पस हमें रट्टा नहीं मारने हैं, हमें समझना है कि इसका एम और पर्पस क्या है, किस लिए जो है ये बना था। तो आसियान के डिक्लेरेशन में जो इसके एम और पर्पस सेट है, सबसे पहला एम क्या है? टू एक्सेलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट इन द रीजन through joint endeavors in the spirit of equality and partnership in order to strengthen the foundation for a prosperous peaceful community of Southeast Asian nations। तो मतलब बेसिकली क्या है कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ यानी अर्थव्यवस्था को एक्सलरेट करना है, मतलब उसको बढ़ाना है, सोशल प्रोग्रेस को बढ़ाना है, कल्चरल डेवलपमेंट यानी जो आपका सांस्कृतिक विकास होता है, संस्कृति का विकास होता है, तो सबके जॉइंट एंडेवर का मतलब कि सम्मिलित प्रयास से, ठीक है, जितने भी देश हैं सबके सम्मिलित प्रयास से इन सब चीजों को हमें आगे बढ़ाना है, ऊपर बढ़ाना है। सेकंड क्या है? To promote regional peace and stability through abiding respect for justice and the rule of law in the relationship among countries of the region and adherence to the principles of the United Nations Charter। मतलब कि हमें एक शांति बनाए रखनी है और स्टेबिलिटी लेके आनी है, कि मतलब कोई भी जो है हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे जिसको हम फॉलो करेंगे, और यूनाइटेड यानी यूएन के जो ऑर्डर्स हैं, यूएन के जो रूल्स हैं, उसको भी हम फॉलो करेंगे। तो ये सेकंड एम था। थर्ड क्या है? To promote active collaboration and mutual assistance on matters of common interest in the economic, socio, culture, technical, scientific and administrative fields। मतलब कि कोई भी फील्ड में, लाइक इकोनॉमिक हो, सोशल हो, कल्चरल हो, टेक्निकल हो, साइंटिफिक हो, एडमिनिस्ट्रेटिव, किसी भी फील्ड में अगर किसी का भी कोई कॉमन इंटरेस्ट का कोई टॉपिक आता है, कोई पॉइंट आता है जिसको सबको ध्यान देने की जरूरत है, तो उसमें क्या है कि हम म्यूचुअल एक दूसरे को सहायता करेंगे, एक दूसरे को एडजस्ट करके और उस चीज को जो है देखेंगे, शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। फोर्थ क्या है? टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च फैसिलिटीज इन द एजुकेशनल, प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्फीयर्स। मतलब कि जितने भी देश हैं, कितने देश थे? 10। कितने मेंबर्स थे? 10। तो ये 10 के 10 जो है एक दूसरे को सहयोग करेंगे, किस किस चीज में? एजुकेशन में, प्रोफेशनल ट्रेनिंग में, टेक्निकल में, एडमिनिस्ट्रेटिव में, हर चीज में एक दूसरे को क्या करेंगे? सहयोग करेंगे। पांचवा, to collaborate more effectively for the greater utilization of their agriculture and industries and the expansion of their trade, including the study of the problems of international commodity trade, the improvement of their transportation and communication facilitates the raising of the living standards of their peoples। मतलब क्या कह रहा है कि हमें एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को अच्छे से यूटिलाइज करना है, उसको मोर इफेक्टिवली मतलब इफेक्टिवली उसको काम करवाना है, और हमें अपना व्यापार जो है बढ़ाना है एक दूसरे के साथ, और इंटरनेशनल कमोडिटी ट्रेड का जो वो भी हमें अच्छे से देखना है। एक साथ मिलकर चलेंगे तो बहुत अच्छे से हमारा कम्युनिकेशन भी हम कर सकते हैं, अपना ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छे से कर सकते हैं, और हमारे जो लोग हैं, हमारी कंट्री के जो लोग हैं, उनका जो जीने का, रहन सहन का तरीका है, उसको भी हमें बढ़ाना है। नेक्स्ट, टू प्रमोट साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज। तो इस साउथ ईस्ट एशियन में जो भी है 10 कंट्रीज हैं, इसमें जो इनके स्टडी है, इनका जो पढ़ाई का वो है, उसको भी आगे बढ़ाना है। एंड सेवंथ, टू मेंटेन क्लोज एंड बेनिफिशियल कोऑपरेशन विद एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन विद सिमिलर एम्स एंड पर्पसेस एंड एक्सप्लोर ऑल एवेन्यूज फॉर इवन क्लोजर कोऑपरेशन अमंग देमसेल्व्स। मतलब कि हमारी तरह ही कोई और भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इसका एम और पर्पस भी हमारी तरह ही है, तो उनके साथ जो हमें कोऑपरेट करना है और उनके साथ भी रिलेशंस बना के रखना है। तो हमें इसमें से बहुत सारी चीजें हिंदी में समझ में आ गई हैं, एक बार दोबारा भी सुन लेना। तो बेसिक हमें एक चीज याद रखने की, इसके एम और पर्पस क्या है? 7। और मेन चीज इसका सोशल, इकोनॉमिकल, एग्रीकल्चरल, एजुकेशनल, टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड पे ज्यादा फोकस किया है कि हमें, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल्स पे, कि हमें मतलब बहुत जो है फोकस करना, इन सब चीजों पे मिलकर एक साथ चलना है। तो ये हमारा एम और पर्पस है। क्लियर। चलिए, अब हम बात करते हैं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं कुछ इसके, ठीक है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल जैसे मैं आपको बताता हूं क्या क्या है। सबसे पहले देखो, इन द रिलेशंस विद वन अनदर द एशियन मेंबर स्टेट्स हैव अडॉप्टेड द फॉलोइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल एज कंटेंट इन द ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कोऑपरेशन इन द साउथ ईस्ट एशिया। देखो, सबसे पहले ये चीज याद रखने वाली चीज है, दैट्स व्हाई आई हैव मार्क्ड इट बोल्ड एंड कलर। देखो, सबसे पहले आपको इसमें से पूछा जा सकता है कि ये टैक यानी TAC क्या होता है। ये फुल फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये
टैक यानी टी से क्या होता है, तो क्या होता है, ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कॉपरेशन इन साउथ ईस्ट एशिया, टैक। तो ये टैक याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट डाउन कर लो, ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कॉपरेशन इन साउथ ईस्ट एशिया, दैट इज टैक, ठीक है। और ये कब बना था, 1976 में, दैट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, उसको याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन ये बस याद रख लेना कि ये जो है टैक है, टैक आपको याद रखना है बेटा, ठीक है। तो ये टैक का मतलब क्या है, ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कॉपरेशन इन साउथ ईस्ट एशिया। अब सबसे पहला फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है बेटा, म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर द इंडिपेंडेंट सोवरेनिटी, इक्वालिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड नेशनल आइडेंटिटी ऑफ ऑल नेशंस, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर द इंडिपेंडेंस, एक दूसरे की हमें जो है म्यूचुअल का मतलब होता है कि एक दूसरे के सहयोगी, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडिपेंडेंस, सॉवरेनिटी, इक्वालिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड नेशनल आइडेंटिटी फॉर ऑल नेशंस। दूसरा प्रिंसिपल क्या है, द राइट ऑफ एवरी स्टेट टू लीड इट्स नेशनल एग्जिस्टेंस फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, सबवर्जन और कोएर्सन। मतलब किसी भी तरह की बाहरी जो घुसपैठिए होते हैं या फिर बाहर के जो इंटरफेरेंस होता है बाहर के लोगों का, तो ऐसा हमें कुछ नहीं करना। हमारे यहाँ पे जितने भी स्टेट होंगे, जितने भी कंट्री है, वो सब अपनी अपनी एग्जिस्टेंस में फ्री है, अपना अपना काम सब कर सकते हैं, बाहर से उनको सब कुछ फ्री करना, कोई बाहर का कोई जो है उनके ऊपर इफेक्ट नहीं होना चाहिए बाकी किसी देश का। नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ वन अनदर, अगर जितने भी 10 देश हैं उसमें अगर किसी देश के अंदर कुछ चीज चल रहा है तो बाकी कोई देश उस देश के आंतरिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करेगा। फोर्थ, सेटलमेंट ऑफ डिफरेंसेस और डिस्प्यूट्स बाय पीसफुल मैनर, और अगर इन 10 देशों के बीच में कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है, कोई भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो उसको एक शांतिपूर्ण तरीके से उसको सेटलमेंट करना है। नेक्स्ट, रिनंसिएशन ऑफ द थ्रेट और यूज ऑफ फोर्स, मतलब कि कोई किसी को धमकी नहीं देगा, कोई किसी पे बल का प्रयोग नहीं करेगा, उससे हम दूर रहेंगे। और इफेक्टिव कॉपरेशन अमंग देमसेल्व्स, और एक दूसरे से हम जो है बहुत अच्छे से सहयोग करेंगे। तो ये इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे। नेक्स्ट, एशियन चार्टर, ये इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूं, इसको नोट कर लो। एशियन चार्टर देखो क्यों, देखो लिखा हुआ है कि एशियन चार्टर सर्व्स एज द फर्म फाउंडेशन इन अचीविंग द एशियन कम्युनिटी। फर्म फाउंडेशन है किस लिए, क्यों, क्योंकि ये देखो, दिस प्रोवाइड्स लीगल स्टेटस एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। सबसे पहले तो एशियन चार्टर इसको एक लीगल स्टेटस और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, पहला पॉइंट जो आपको नोट करना है। दूसरा, ये कोडिफाइज एशियन नॉर्म्स, रूल्स एंड वैल्यूज, एशियन नॉर्म्स, रूल्स और वैल्यूज को कोडिफाई करता है। और अगला, सेट्स क्लियर टारगेट्स फॉर आसियान, कि आसियान को क्या क्या चीजें अचीव करनी है उसके लिए क्लियर टारगेट सेट करता है। और नेक्स्ट, प्रेजेंट्स अकाउंटेबिलिटी एंड कंप्लायंस, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी और कंप्लायंस प्रेजेंट करता है। तो देखो, एशियन चार्टर के कितने काम है बेटा, 4। सबसे पहला जो है प्रोवाइडिंग लीगल स्टेटस एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। दूसरा क्या है, कोडिफाइज एशियन रूल्स एंड नॉर्म्स। तीसरा, सेट्स क्लियर टारगेट्स। और जो है आपका चौथा, प्रेजेंस अकाउंटेबिलिटी एंड कंप्लायंस। तो 4 चीजें आपको नोट करनी है एशियन चार्टर के बारे में। अगली चीज बताता हूं क्या नोट करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपके बेटा पास क्या, देखो कब बना था ये, 15 दिसंबर 2008। कब बना था, 15 दिसंबर 2008 में। और जो है देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ गैदरिंग ऑफ द एशियन फॉरेन मिनिस्टर्स वाज हेल्ड एट एशियन सेक्रेटरीट इन जकार्ता। तो ये कहाँ पे जो इसके लिए मतलब इसको लॉन्च जब किया गया तो कौन से प्लेस पे लॉन्च किया गया था, जकार्ता में। तो 2 चीजें और लिखनी है, एशियन चार्टर 4 चीजें करता है, प्रोवाइड लीगल स्टेटस एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, codifies Asian norms, rules and values, sets clear targets for the Asian and presents accountability and compliance। और दूसरा बना कब था, 15 दिसंबर 2008। और कहाँ लॉन्च किया गया था, जकार्ता से। क्लियर। तो कह रहे विद द एंट्री इनटू द फोर्स ऑफ द एशियन चार्टर, एशियन विल henceforth ऑपरेट अंडर अ न्यू लीगल फ्रेमवर्क एंड एस्टैब्लिश अ नंबर ऑफ न्यू ऑर्गन्स टू बूस्ट इट्स कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोसेस। तो ये जो एशियन चार्टर का जो जब एस्टेब्लिशमेंट हुआ उसके बाद से एशियन जो है बहुत अच्छे से एक लीगल फ्रेमवर्क मिला उसे, और उसको काम करने का एक कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोसेस का भी एक अच्छा सा नया ढंग मिला। In effect, the ASEAN Charter has become a legally binding agreement among the 10 Asian member states. तो basically ASEAN Charter जो है एक legally binding agreement बना किसके बीच में, 10 member states के बीच में। और वो 10 member states कौन से हैं वो हम आगे देखने वाले हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले एशियन मेंबर स्टेट्स कौन कौन से हैं, देखो मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, लाओस, इंडोनेशिया, कंबोडिया, ब्रुनाई, वियतनाम, म्यांमार और फिलीपाइंस। अब इसको याद कैसे करना है, हाउ टू रिमेंबर। सो सबसे पहले हमें क्या याद रखना है,
MTS, LIC, VB, MP। अब आप कहोगे सर ये तो मजाक हो गया, तो कोई बात नहीं ना, ऐसे याद कर सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ, मैंने क्या लिखा हुआ है कि MTS और LIC वालों ने भारतीय विद्यापीठ में प्रोग्राम किया। MTS का मतलब मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर। LIC का मतलब लाओस, इंडोनेशिया, कंबोडिया। अच्छा, भारतीय विद्यापीठ मतलब बीवी, बीवी का मतलब क्या है, ब्रुनाई और वियतनाम। और मैं प्रोग्राम, प्रोग्राम का मतलब फिलीपाइंस किया। सिंपल है ना। तो क्या कहते हैं, MTS और LIC वालों ने भारतीय विद्यापीठ में प्रोग्राम किया, मतलब मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, लाओस, इंडोनेशिया, कंबोडिया, ब्रुनाई, वियतनाम और उसमें उसमें देखो बीवी हो गया उसका, में प्रोग्राम किया मतलब म्यांमार और फिलीपाइंस। क्लियर। तो ये चीज आपको याद रखनी है, MTS, LIC, बीवी, MP। MTS और LIC वालों ने भारतीय विद्यापीठ में प्रोग्राम किया। ठीक है, दोबारा पढ़ो। MTS मतलब मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर। LIC मतलब लाओस, इंडोनेशिया, कंबोडिया। भारतीय विद्यापीठ मतलब ब्रुनाई, वियतनाम। में मतलब म्यांमार और प्रोग्राम मतलब फिलीपाइंस। क्लियर। तो मेरे ख्याल से अब आपको 10 के 10 स्टेट्स याद हो जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं बेटा आगे। तो हम एशियन के बारे में, आसियान के बारे में जितनी चीजें हमें जाननी थी हमने बहुत सारी चीजें जान ली। अब हम देखेंगे कि ये न्यूज में जो है आसियान जो आता है कैसे कैसे क्या क्या न्यूज में आता है। तो एक छोटी सी चीज बता रहा हूं। सबसे पहले आपने जैसे सुना होगा, हमारे प्रेसिडेंट सर ने बताया था कि ये जो एग्जाम होगा जो पूरे साल भर चलता रहेगा और पूरे ईयर में 4 बार होगा, यानी क्वार्टर, हर क्वार्टर में एक बार सी सीट होगा। तो बेसिकली आप सोच सकते हो 3 महीने का गैप इंटरवल है। 3 महीने का गैप इंटरवल का मतलब जो है कि आपका 3 महीने की न्यूज तो मिनिमम पढ़नी पड़ेगी। 3 महीने से ऊपर तो बेसिकली फर्स्ट एग्जाम होने वाला है अभी हमारा जून में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 6 महीने की न्यूज पढ़ेंगे। तो हम जनवरी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो एशियन को जो है उसके पीछे के भी कुछ न्यूज है, वो भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है जो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मेन हमें कहां से पढ़ना स्टार्ट होगा, जनवरी से। और जनवरी से जो मैं करंट अफेयर्स आपको उठाऊंगा, जितने भी टॉपिक्स थे, हर टॉपिक से जितने भी अखबारों में आया होगा, सारे अखबार नहीं पढ़ने। एक ही मेन अखबार आता है इंडिया में, द हिंदू। वहां से हर पेपर बनता है, वहीं से सारी चीजें उठाई जाती हैं, सबसे अच्छे न्यूज़पेपर माना जाता है वो। तो वहां से हम सारी चीजें पढ़ेंगे, वहीं से सारे करंट अफेयर्स आपको कराऊंगा, जितना बताऊंगा वो करना है। तो सबसे पहली न्यूज हम देखते हैं 35th एशियन समिट के बारे में। ये क्या है, कब है, उसमें से क्या याद रखना है। तो 35th समिट ऑफ द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन एंड द रिलेटेड समिट्स वर हेल्ड इन बैंकॉक। सबसे पहले 35th एशियन समिट कहां पे हुआ था बेटा, बैंकॉक में। कहां पे हुआ था, बैंकॉक में। ये चीज याद रखना है कि हेडिंग डालनी है आपने, 35th एशियन समिट वेयर इट हैपेंस, बैंकॉक। कब हुआ था, 1 से 4 नवंबर 2019 के बीच। कब, 1 से 4 नवंबर 2019 के बीच। ठीक है। और थाईलैंड होल्ड द रोटेटिंग चेयर, मतलब कि जो मेन जो मेन कंट्री जो रिप्रेजेंट कर रहा था वो कौन था, थाईलैंड। तो मेन रिप्रेजेंटिंग कंट्री, रोटेटिंग चेयर का मतलब क्या होता है, जो चेयर पे मेन रिप्रेजेंटिंग कंट्री है, कौन थी वो, थाईलैंड थी। और इसका थीम क्या था, एडवांसिंग पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबिलिटी। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें देखो इसमें 35th एशियन समिट में। देखो सबसे पहले आपने हेडिंग लिखा 35th एशियन समिट। 35th एशियन समिट कहां पे हुआ था, बैंकॉक में। कब हुआ था, 1 से 4 नवंबर 2019। जो मेन कंट्री कौन थी, थाईलैंड। थीम क्या था, एडवांसिंग पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबिलिटी। इतनी चीजें नोट कर ली। चलो अब आता है बात कि नेक्स्ट एशियन समिट कब होगा। तो नेक्स्ट एशियन समिट कब होगा, 2020। और कहां पे होगा वो, वियतनाम में। कहां पे होगा, वियतनाम में होगा। तो ये चीज आपने याद रखनी है इस न्यूज से। और इसकी मैं आपको पिक दिखाता हूं। देखो ये 35th एशियन समिट की जो है आपको फोटो दिख रही होगी। ठीक है। मैं अपनी फोटो थोड़े साइड में कर देता हूं। हाँ, अब आपको दिख रही होगी अच्छे से। 35th एशियन समिट एंड रिलेटेड समिट, 3 नवंबर 2019, बैंकॉक, थाईलैंड। दिख रहा है, क्लियर। यहाँ पे बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हुए दिख रहे हैं। तो ये 35th एशियन समिट का फोटो है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नेक्स्ट ये न्यूज में कब आया था, तो वो भी हम देखेंगे। चलो एशियन न्यूज। नेक्स्ट, इंडिया एशियन समिट 2019। तो बेसिकली इंडिया एशियन समिट, देखो इंडिया भी एशियन समिट में गया था, और कब गया था, कैसे गया था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो द 16th, तो इंडियन एशियन समिट कौन सा था बेटा, 16th था। वो चीज याद रख लेना, कौन सा था। सबसे पहले ये जो 2019 में इंडियन एशियन समिट हुआ था, कौन सा हुआ था, 16th हुआ था। क्लियर। और ये कब हुआ था, 3 नवंबर 2019। मतलब कि जो पिछले वाला था 35th एशियन समिट था, उसमें 1 से 4 नवंबर के बीच में 3 नवंबर को जो था वो इंडियन एशियन समिट था, 16th एशियन इंडियन समिट था। और वहीं पे उसी प्लेस पे हुआ था, इस 3 तारीख को हुआ था, बैंकॉक, थाईलैंड में। तो उसमें क्या क्या चीजें डिस्कस हुई थी।
सबसे पहला, श्री नरेंद्र मोदी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक्सप्रेस हिज कमिटमेंट टू फर्दर स्ट्रेंथन द पार्टनरशिप थ्रू स्ट्रॉन्गर सरफेस मैरीटाइम एंड एयर कनेक्टिविटी एंड डिजिटल लिंक। तो हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जो है वहां पे गए थे, उन्होंने कुछ कमिटमेंट की कि हम अपने पार्टनरशिप को और बढ़ाएंगे और स्ट्रेंथ देंगे। किस किस चीजों में? देखो, स्ट्रॉन्गर सरफेस मैरीटाइम, मैरीटाइम का मतलब होता है बेसिकली आपका जो जल से रिलेटेड, एक आपका जल परिवहन से रिलेटेड होता है। और एयर कनेक्टिविटी आपको पता ही है, जहाज। और डिजिटल लिंक का मतलब क्या है? बेसिकली आपका आईटी सेक्टर। तो इन सब चीजों से उन्होंने बोला कि हम और भी अच्छे से अपना जो पार्टनरशिप बढ़ाएंगे। नेक्स्ट, India welcomed the recent decision to review the ASEAN India FTA। और FTA का मतलब क्या होता है बेटा? फ्री ट्रेड एरिया। तो फ्री ट्रेड एरिया को जो है वो कह रहे हैं कि हम रिव्यू करेंगे, उसको हम और आगे देखेंगे कि क्या करना, उसको कैसे और अच्छा कर सकते हैं। तो उन्होंने डिसीजन जो उनका, जो उन्होंने बोला था कि एशियन इंडिया जो FTA बना हुआ है, फ्री ट्रेड एरिया वाला, जो हमारा जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जो हमारे पास उसका फ्रेमवर्क बना हुआ है, उसको एक बार रिव्यू करिए। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस डिसीजन को वेलकम किया। नेक्स्ट, इंडिया एक्सप्रेस इज डिजायर टू स्ट्रेंथन पार्टनरशिप इन द एरियाज ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी, ब्लू इकोनॉमी एंड ह्यूमैनिटेरियन एड। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हमें जानने वाली नहीं है, सिर्फ हमें कुछ मेन चीजें जाननी है कि ये कहाँ पे हुआ, कौन सा था, 16 कहाँ पे हुआ था? बैंकॉक में। कब हुआ था? 3 नवंबर को। एशियन इंडिया FTA का मतलब क्या होता है? फ्री ट्रेड एरिया। किस किस चीजों पे बात हुई थी? मैरीटाइम, एयर कनेक्टिविटी और डिजिटल लिंक पे। Next, both sides agreed to continue the implementation of Delhi Declaration as the outcome of the ASEAN-India Commemorative Summit to the mark the 25th anniversary of ASEAN-India Dialogue Relations in January 2018। तो ये चीज याद रखने वाली है आपको बेटा। देखो, 25th anniversary of ASEAN-India Dialogue Relations in January 2018। तो जनवरी 2018 में इंडिया मतलब एशियन इंडिया डायलॉग रिलेशन की कौन सी एनिवर्सरी थी? 25th। ये चीज नोट कर लो। Clear? In order to further strengthen and deepen the ASEAN-India strategic partnership in the coming years। क्लियर? तो इसमें जो चीजें नोट करने वाली थी मैंने आपको बता दी हैं कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, वो आपने नोट कर ली होगी। नेक्स्ट चलते हैं बेटा आगे। तो आगे हम देखेंगे ये 16 जो एशियन इंडिया समिट था, देख रहे हो आप, इसमें बीच में मोदी जी दिख रहे हैं आपको हाथ मिलाते हुए, सब लोग कितने खुश हैं। पहले वाले फोटो में आपने देखा होगा सब सीरियस थे, लेकिन जहां पे मोदी जी पहुंच जाते हैं वहां पे खुशी तो अपने आप पहुंचेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मोदी जी जब एड्रेस कर रहे थे तो ये वहां की फोटो है। तो बेसिकली लाइक ये हमारा 16th एशियन इंडिया समिट का जो कुछ पिक्स हैं वो आप देख रहे हो। नेक्स्ट हम चलेंगे एशियन न्यूज में 5th एशियन यूथ वीडियो कॉन्टेस्ट। ठीक है, अब ये क्या था? देखो, The awarding ceremony of the 5th Asian Youth Video Contest was held on July 19, 2019। देखो, एक यूथ वीडियो कॉन्टेस्ट हुआ था एशियन की तरफ से, तो उसमें कुछ अवार्ड दिए जाते हैं, और वो अवार्डिंग सेरेमनी कब हुई थी वो आपके इंपॉर्टेंट है। तो जो है देखो, 5th एशियन यूथ इंडियन कॉन्टेस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसमें अवार्डिंग सेरेमनी की बात कर रहे हैं। कब हुई थी? जुलाई 19, 2019। अच्छा, कहां पे हुई थी? वियंटिन लाओ PDR। अब एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये जो वैंटिन है ये बेसिकली क्या है? लाओस की राजधानी है, कैपिटल है। तो ये चीज नोट कर लो कि कैपिटल ऑफ लाओ PDR यानी लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, या फिर लाओस भी लिख सकते हो। कौन है? वैंटिन है। और वहां पे क्या हुआ था? 5th एशियन यूथ वीडियो कॉन्टेस्ट की अवार्डिंग सेरेमनी कब हुई थी? जुलाई 19, 2019 में एट द गाला डिनर ऑफ द 11 एशियन मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन यूथ। देखो, अब यहाँ पे देखो, एलिया परमारा फ्रॉम इंडोनेशिया, और देखो डीएना सी फ्रॉम सिंगापुर एंड अनलुक डेवोंग फ्रॉम लाओ PDR वर अवॉर्डेड एज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड देखो, उनका नाम आप याद रख लो तो बहुत बड़ी बात है। देश याद रख लो, वो भी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फर्स्ट पे कौन था? इंडोनेशिया। कैसे याद रखोगे? आई दिखता कैसे है फर्स्ट की तरह, तो आई फॉर इंडोनेशिया, तो फर्स्ट पे हो गया। DNC फ्रॉम सिंगापुर, सेकंड पे सिंगापुर, और थर्ड पे क्या था? लाओ। तो एक चीज याद रख लेना, ये जहां पे हुआ था ना ये यूथ कॉन्टेस्ट, वो सबसे लास्ट में आया था। ये यूथ कॉन्टेस्ट कहां पे हुआ था? लाओ PDR की राजधानी वैंटिन में। कब हुआ था? 19 जुलाई 2019 को। कौन सा इवेंट था ये? 5वां एशियन यूथ वीडियो कॉन्टेस्ट था। तो इसमें सबसे लास्ट में कब आया था? कौन मतलब कौन आया था? जहां पे हुआ था। कहां पे हुआ था? लाओ की राजधानी में। तो लाओ PDR थर्ड पे आया था। अच्छा, फर्स्ट पे कौन था? आई फर्स्ट की तरह दिखता है, मतलब फर्स्ट पे इंडोनेशिया था। तो सेकंड पे कौन था? सिंगापुर था। सिंपल, बात खत्म। क्लियर? चलो, अब उनको अवार्ड्स किस किसने दिया था? तो सबसे पहले डिप्टी सेक्रेटरी यानी जनरल ऑफ लाओ यूथ यूनियन सोमक्यो किंगस्टा। ठीक है, दूसरा ये और भी क्या थे? चेयर ऑफ सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग ऑन यूथ। तो ये चीज आपको दूसरी, यहाँ पे देखो दूसरा फुल फॉर्म मिला क्या? सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग ऑन यूथ, सोमी।
ठीक है, सोमी का मतलब क्या होता है, सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग ऑन यूथ। क्लियर। दूसरे अवार्ड किसने दिया था, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ऑफ एशियन फॉर द एशियन सोशियो कल्चर कम्युनिटी कंग फोक एंड ब्रायन फरिंडन ऑफ द यूएस मिशन टू एशियन। क्लियर। तो इन तीन लोगों ने इन तीनों को अवार्ड दिया था। तो बेसिकली सबसे फर्स्ट अवार्ड इंडोनेशिया, सेकंड सिंगापुर, थर्ड लाओस। इंडोनेशिया में क्या नाम था उसका, एलिया परमाना, दूसरा डियाना सी और तीसरा एनुलक देवोंग। क्लियर। तो यूथ वीडियो कॉन्टेस्ट किया, मैं आपको इन तीनों की फोटो भी दिखा देता हूं। देखो ये रहे वो तीनों लोग जिनको अवार्ड मिला है और वो तीनों लोग जिन्होंने अवार्ड दिया था। तो ये फोटो आपको दिख रही होगी। चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है 23rd मीटिंग ऑफ एशियन टूरिज्म मिनिस्टर्स। और इसका एक इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको याद रखना है, एशियन टूरिज्म मिनिस्टर्स का जो इंपॉर्टेंट नाम है उसको क्या कहते हैं, एमएटीएम। क्या कहते हैं, एमएटीएम, मीटिंग ऑफ एशियन टूरिज्म मिनिस्टर्स, इसको याद रखना है। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कब हुई थी, 15 जनवरी 2020। तो मैंने अभी आपको क्या बोला है कि हम जनवरी से करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो 15 जनवरी 2020 में ये मीटिंग हुई थी। अब कहां पे हुई थी ये देख लेना, बांदरसेरी बेगामा में। और ये कहां पे है, ब्रुनाई में। ब्रुनाई का बस एक चीज याद रख लेना, ये ब्रुनाई का कैपिटल है। तो यहां से देखो सबसे पहला कैपिटल आपको वैंटिन पता लगा था किसका है, लाओस का। ब्रुनाई का कैपिटल कौन है बेटा आपका, बांदरसेरी बेगामा। ठीक है, क्लियर। चलो, तो ये बेसिकली अब ये किसके साथ हुआ था, इन कंजक्शन विद एशियन टूरिज्म फोरम, एटीएफ। तो दूसरा इसमें फुल फॉर्म आपको क्या मिला बेटा, एटीएफ। ये भी नोट करो, एटीएफ का मतलब क्या होता है, एशियन टूरिज्म फोरम। एमएटीएम का मतलब क्या होता है कि मीटिंग ऑफ एशियन टूरिज्म मिनिस्टर्स। और ये कौन सी मीटिंग हुई थी, 23rd। कब हुई थी, 15 जनवरी 2020 को। कहां पे हुई थी, बांदरसेरी बेगामा, ब्रुनाई में। क्लियर। चलो, E. Dato Ali Apong, Minister of Primary Resources and Tourism of Brunei Darussalam, chaired the meeting, and H.E. Dr. Thong Khon, Minister of Tourism of Kingdom of Cambodia, served the vice chairman. अब this meeting was preceded by 51st meeting of Asian National Tourism Organizations. ठीक है, preceded by का मतलब क्या था कि इसके पहले, इस मीटिंग के होने के पहले ये मीटिंग हो चुकी थी। कौन सी मीटिंग, 51st मीटिंग। तो ये लिख लो 51st मीटिंग किस पे, नेशनल टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो तीसरा फुल फॉर्म इस न्यूज से मिला आपको, एनटीओ, नेशनल टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। किसकी बॉडी है ये, आसियान की। अच्छा, इसकी 51st मीटिंग हुई थी, इसकी 51st मीटिंग हुई थी। ठीक है, और किससे पहले हुई थी वो, 23rd मीटिंग से पहले हुई थी। क्लियर। चलिए, तो वो मीटिंग कब हुई थी वो भी आप देखेंगे अभी कि वो जो मीटिंग है वो कब हुई थी, इससे पहले हुई थी। तो based on preliminary submissions by the ASEAN member states, the minister noted with the satisfaction the growth in the number of tourists visiting ASEAN in 2019 to 133.1 million tourists, which represents increase of 7% from the previous ईयर। तो बेसिकली आपको इतना चीज पता होना चाहिए कि जो नेशनल टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग थी उसमें क्या पता लगा कि जो भी रिपोर्ट सबमिट हुई थी उसमें अगली चीज जो पता लगा था कि जो टूरिज्म है वो इंक्रीज हो गया 7% पिछले साल से। क्लियर। The ministers also noted that the intra-Asian travel continued to contribute the major share of tourists, making of 7% of the total international arrivals in 2018. तो एशियन के जो 10 देश हैं उसके अंदर ही जो ट्रैवलिंग है वो टोटल 7% थी, लेकिन जो टोटल इंक्रीज हुआ था ऑल ओवर द वर्ल्ड टूरिज्म से तो कितना हुआ था, 7% इंक्रीज हुआ था। तो ये भी आपको नोट करने वाली चीज है। तो 23rd मीटिंग देखो कब हुई थी, इसको क्या बोलते हैं, एमएटीएम, मीटिंग ऑफ एशियन टूरिज्म मिनिस्टर्स। कब हुई थी, 15 जनवरी 2020 को। कहां पे, बांदरसेरी बेगामा, ब्रुनाई में। और बेसिकली किसके साथ, किसके कंजक्शन में हुई थी, एशियन टूरिज्म फोरम यानी एटीएफ के कंजक्शन में। इससे पहले कौन सी मीटिंग हुई थी, 51st मीटिंग। कौन सी, एनटीओ की। एनटीओ क्या है, नेशनल टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। उसमें क्या पता लगा था कि जो टूरिज्म है 7% से बढ़ गया प्रीवियस ईयर से। क्लियर। चलिए, तो ये जो इसकी मीटिंग के कुछ फोटोज देखो, 23rd एशियन टूरिज्म मिनिस्टर्स मीटिंग जो है यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है, बहुत अच्छे अच्छे लोग खड़े हैं यहाँ पे। 5 झंडे इस तरफ है, 5-6 झंडे इस तरफ है। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ 23rd मीटिंग थी। आगे देखो, हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट क्या है, द 19th मीटिंग ऑफ एशियन प्लस 3। एशियन प्लस 3 किसे कहते हैं, एशियन के 10 कंट्रीज में जब चाइना, जापान और कोरिया, चाइना, जापान और कोरिया को जब मिला दो तो दिस इज कॉल्ड एशियन प्लस 3, यानी उसको हम कहते हैं APT, एशियन प्लस 3, याद रखना। और एशियन प्लस 3, ये 3 में कौन कौन सा आता है, C, J और K। कौन कौन आते हैं, CJK, चाइना, जापान,
कोरिया। क्लियर। चलो, तो इनकी कौन सी मीटिंग हुई थी बेटा? 19th। कौन सी मीटिंग हुई थी? 19th मीटिंग हुई थी। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। द 19th मीटिंग ऑफ द एशियन प्लस 3, यानी एशियन, चाइना, जापान और कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया कहते हैं, कब हुई थी? 16 जनवरी को। देखो याद रखना, पिछली वाली कब हुई थी? 15 जनवरी को। ये उसके अगले दिन हुई थी, तो वहीं पे होगी, सिंपल सी बात है। कहां पे? बांदर सेरी बेगामा में, ब्रुनाई में। और इन कंजक्शन विद द, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो 23rd मीटिंग इसके एक दिन पहले हुई थी, उसी के कंजक्शन में अगली मीटिंग भी हो गई। ठीक है, 19th मीटिंग हो गई जो चाइना, जापान और कोरिया के साथ। तो जो पहले एमएटीएम हुआ था, उसके अगले दिन ये हुआ 19th मीटिंग एशियन प्लस 3 के टूरिज्म मिनिस्टर्स का। और इसके साथ साथ और कौन था? एटीएफ। क्योंकि टूरिज्म की बात कर रहे हैं तो एटीएफ, एशियन जो है एशियन टूरिज्म फोरम, तो आना ही आना है। क्लियर। तो ये चीज पता लगी। देखो 19th मीटिंग में सबसे पहले ये 23rd एमएटीएम के एक दिन बाद हुई थी, उसी जगह हुई थी, बंदर सेरी बेगामा, ब्रुनाई की राजधानी में। और एटीएफ इसमें भी साथ था, एटीएफ उसमें भी साथ था। एटीएफ इज व्हाट? एशियन टूरिज्म फोरम। अब इसमें कौन कौन लोग थे वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, देखो क्या लिखा हुआ है कि द मीटिंग वाज प्रेसिडेड बाय 36th मीटिंग ऑफ एशियन प्लस 3 एनटीओ हेल्ड ऑन 14 जनवरी। अभी हमने बोला था ना कि एनटीओ हुआ था, हमने अभी पढ़ा था ना कि एनटीओ हुआ था। वो एनटीओ कब हुआ था? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 14 जनवरी, जो 15 जनवरी से एक दिन पहले कौन हुआ था? देखो 3 दिन मीटिंग हुई थी, मान लो 14 जनवरी, 15 जनवरी, 16 जनवरी। 14 जनवरी को एनटीओ, 15 जनवरी को 23rd एमटीएम, और 16 जनवरी को आपका क्या हुआ था बेटा? एपीटी, यानी एशियन प्लस 3। क्लियर। एटीएफ तीनों में कॉमन था। चलो, नेशनल टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, एटीएफ, है ना, और एनटीओ। क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं बेटा। तो ये आपका 19th एशियन प्लस 3 मीटिंग था, जो अगले दिन हुआ था। इसके बाद हम बात करते हैं स्पेशल मीटिंग ऑफ द सीनियर ऑफिशियल्स कमिटी फॉर द एशियन सोशियो कल्चर कम्युनिटी काउंसिल, सोका। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला हमें फुल फॉर्म क्या मिला? सोका, है ना। तो सोका क्या है? एशियन की एक बॉडी है जिसका नाम क्या है? एशियन सोशियो कल्चरल कम्युनिटी काउंसिल। क्लियर। चलिए, on the mid-term review of the implementation of the ASCC Blueprint 2025 and SOCA retreat। तो स्पेशल मीटिंग सोका की किसके लिए हुई थी? मिड टर्म रिव्यू, यानी एमटीआर के लिए। ठीक है, और किसका रिव्यू करना था? एएससीसी ब्लूप्रिंट 2025। और ये एएससीसी क्या है बेटा? ठीक है, तो इसके बारे में हमें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बेसिकली आप जान सकते हैं, आप गूगल भी कर सकते हैं, नहीं तो मैं खुद बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में आपको। कुछ बेसिकली जो हमारे को मेन चीज है ये जानना है कि कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो ये कहाँ हुआ था बेटा? 24-25 फरवरी 2020 को। कब मतलब कहाँ हुआ था? देखो, रिट्रीट इन डाला सिटी, वियतनाम। क्लियर। अब एक चीज तो आपको याद आ गई होगी, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि वियतनाम में ये सिटी है कौन? डाला सिटी। और कहाँ कब हुआ था? 24-25 फरवरी 2020। कब हुआ था? 24 से 25 फरवरी 2020 के में हुआ था। तो ये स्पेशल मीटिंग थी। ठीक है, इसमें ये चीजें इंपॉर्टेंट थी जो आपको ध्यान में देनी है। और ये मीटिंग वॉज चेयर्ड बाय डॉक्टर हा थी मिंग ड्यू एज, ये जो इनके अजीब से कुछ नाम होते हैं तो ये आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, सोका लीडर है। ठीक है, और एंड पार्टिसिपेटेड बाय सोका लीडर्स एंड डेलीगेट्स फ्रॉम एशियन मेंबर स्टेट्स। HE डॉक्टर कुंग फोक, डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ जनरल ऑफ एशियन फॉर एशियन सोशियो कल्चर कम्युनिटी एंड स्टाफ ऑफ द एशियन सेक्रेटरीट। क्लियर। तो जो डिप्टी सेक्रेटरी है ना जनरल ऑफ एशियन, ये इनके नाम याद रख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। HE डॉक्टर कुंग फोक। ठीक है, ये डिप्टी सेक्रेटरी जनरल है किसके? एशियन के। किसके लिए? एशियन सोशियो कल्चर कम्युनिटी के लिए। क्लियर। चलो, तो ये जो है इसकी फोटो थी, देखो सोशल मीटिंग हुई थी, स्पेशल मीटिंग हुई थी कुछ अपने सोका पे। क्लियर। चलिए, तो ये हमारे कुछ न्यूज थी जो हमारे को पढ़नी थी। अब बात करते हैं कि मैं कौन हूं, मेरे बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं, जानकारी दे देता हूं। ठीक है, तो माय नेम इज इंजीनियर किशन सिंह एंड आई हैव डन बीटेक इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग फ्रॉम आईकेजी पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी एंड आई हैव डन माय 6 months ट्रेनिंग इन सासे डीआरडीओ चंडीगढ़। नेक्स्ट आई हैव authored a research paper, co-authored a research paper on cryogenic technology and rocket engines. Next, I have also authored a book on logical reasoning. Basically, I teach logical reasoning and quantitative aptitude also. So I have authored a book on logical reasoning for CA foundation course of the ICAI. And next, I have also won the best aircraft design award. Like I have secured all India rank 5 in NITAT. NITAT is basically NIIT National Industry Targeted Aptitude Test. एंड बहुत सारे साइंस फेयर्स और एग्जीबिशंस में स्कूल लेवल पे मैंने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें स्टेट लेवल पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में मिला था प्राइज। 9 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है टीचिंग का, और मैं सब्जेक्ट्स को मतलब चाहता हूं कि बच्चों तक बहुत अच्छे से पहुंचाऊं। कोई डाउट हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।
I'll give you my mail ID or share my number, whatever the will be the requirement as per the. तो बेसिकली ये मेरे बारे में था, और मैं बेसिकली रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, करंट अफेयर्स, ये मेरे मेन सब्जेक्ट्स हैं, लाइक जो एग्जाम्स में आते हैं, जो मैं पढ़ाता हूँ। तो ये मेरे बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थी कि मैं कौन हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मिलेंगे अगले वीडियो में। तो बहुत जो चीज़ें मैंने आपको बताई, अगली वीडियो में बहुत सारी और चीज़ें बताऊंगा। तो मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।